हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, JSW हो गया, जितनी भी मेटल की कंपनियां हैं, क्या ये अपने Q3 में गिरावट पर आप सामान लेने गए और हमारी आदत जो है, मेरी आदत ही समझ लो अबे तू ता करके है, और मैं दुकान वाले को कहूँगा ये सामान कितने का है, अलग तरीके से जो लोग इसको गहराई से समझेंगे कि पैसा देकर भी सब कुछ नहीं मिलता और बिन पैसे देकर भगवान सब कुछ दे देगा। जब हम ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम आराम से बता देंगे भाई ये सामान यहाँ रंगीनता दिखा रहा है, क्या वो अपने Q3 के रिजल्ट के बाद गिरने की एक दिशा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम बजट करते रहते हैं कि बजट आएगा जी, रेलवे में ये हो जाएगा, बजट आएगा का रिजल्ट आता है तो अगले दिन ये कभी भी तेजी नहीं दिखाई दिया, चाहे इसने 152 करोड़ का प्रॉफिट किया हो, चाहे इसने 266 करोड़ का। सर आपको एक प्रैक्टिकल चीज करके बताता हूं कि हम अपने पास जो धन को लाना चाहते हैं क्या वो हमें आदत के अनुसार मिल सकता है। टाटा स्टील में टाटा स्टील का शुद्ध लाभ 80% कम आ सकता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करेंगे यस बैंक की और बात करेंगे सर टाटा स्टील और मेटल सेक्टर में क्या आगे जाकर जिस तरीके से Q3 में जो बड़े बड़े फर्म वाले जो अपना अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शुद्ध लाभ में गिरावट हो सकती है, जो टॉप 10 कंपनियों को लेकर अपनी एक राय दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमें मेटल सेक्टर में क्या दिशा निर्देश मिल रहे हैं इसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट बिल्कुल भी आसानी से पैसा नहीं देगी। सर जहां आपको कुछ चीज़ पॉजिटिव लगती जाती है तो कहीं ना कहीं एक न्यूज़ के द्वारा या किसी भी चीज़ सिचुएशन के द्वारा वही चीज़ को आपको निगेटिव की तरह भी लगती जाएगी। ये आगे आगे होता जाता रहता है, हर शेयरों में ऐसा होगा। जो भी शेयर आपके पास होंगे उसके अंदर कुछ भी निगेटिव चीज़ आएंगी तो कहीं ना कहीं वो आपके हृदय को तोड़ेगी और कहीं ना कहीं आपके हाथों से आपके शेयरों को ले जाने वाली हवा को लेकर आएगी। ये बात आपको समझकर चलनी चाहिए कि जो भी शेयर आपके पास है या तो उसके अंदर आप मजबूती से बैठें या फिर उसके अंदर आपको अपने प्रॉफिट की मंशा जल्दी ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबरें निकल कर जरूर आएंगी। ये मुझे पक्का यकीन है, जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मुझे ये बताता रहता है। ध्यान रखना सर कि जब तक कि हम बिल्कुल भी अपने को अच्छे तरीके से मार्केट में हर सिचुएशन में नहीं डालेंगे, कुछ भी रिजल्ट हमें समझ में नहीं आएंगे, कुछ भी न्यूज़ हमें समझ में नहीं आएगी और कहीं ना कहीं हमारे हाथों से शेयर जाते रहेंगे। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, मेरे जो देखने वाले हैं सर 98% लोग मेरे से पॉजिटिव जुड़े हुए हैं और जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं उसके अंदर भी कुछ लोग पॉजिटिव हैं लेकिन कुछ लोग निगेटिव हैं, जो मुझे अलग तरीके से कमेंट करते हैं जिसके अंदर मुझे वो कमेंट पढ़ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लोग कहते हैं सर बुरे कमेंटों को जवाब देना बंद करो, लेकिन मेरी आदत नहीं है सर कि मेरी आदत ये है कि मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। जब वो कमेंट को मैं देख लेता हूँ या पढ़ लेता हूँ उसको जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो जो बुरे लोग होते हैं मैं उनको एक अलग तरीके से बताता हूं। सर आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ करके बताता हूं कि हम अपने पास जो धन को लाना चाहते हैं क्या वो हमें आदत के अनुसार मिल सकता है। ये आज मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ी सी अलग तरीके से बात बता रहा हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ध्यान रखना सर कि एक दुकान पर आप सामान लेने गए और हमारी आदत जो है, मेरी आदत ही समझ लो अबे तू ता करके है, और मैं दुकान वाले को कहूँगा ये सामान कितने का है, अलग तरीके से उससे बोलूँगा, गुस्से में बोलूँगा, जल्दी सामान दे, ऐसे करके बोलूँगा तो वो दुकानदार उस दिन तो मुझे सामान दे देगा सर। अगले दिन मैं फिर उसके पास जाऊँगा, फिर मैं उसे तिड़क कर बोलूँगा, उसे गाली दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। हो सकता है कि वो मुझे उस दिन भी सामान दे दे, लेकिन अगर मैं तीसरी बार सामान लेने उसके पास गया ना दुकानदार के पास, ये पैसा पकड़ और सामान दे, तो दुकानदार कहेगा भाई पैसा उठा यहाँ से, कहीं और से सामान ले ले। वो क्यों है सर ऐसी चीज़ें? क्योंकि मेरी जो आदत है उस दुकान वाले से इस तरीके की है कि मैं उसको नीचा दिखाकर उससे बात करना चाह रहा हूँ। भले मैं उसको पैसे दे रहा हूँ लेकिन मैं उससे जो सामान ले रहा हूँ उसे मैं तिड़क कर मांग रहा हूँ। तो दुकान वाला जब पैसे लेकर भी आपको मना कर देगा भाई यहाँ से पैसे उठाओ दूसरी दुकान पर जाओ,
तो भगवान हमें बिना पैसों के सब कुछ कैसे दे देगा? जब हम अपनी नियत के अनुसार, जब हम अपनी आदत के अनुसार, जब हम अपनी लैंग्वेज के अनुसार किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं भगवान देखता है। और भगवान बिना पैसे के और बिना लोभ माया के हमें सब कुछ दे देता है, लेकिन आदत के अनुसार। जब एक दुकान वाला पैसे देकर भी आपको सामान नहीं दे रहा, भाई कहीं और से ले, वो किस लिए कह रहा? आदत के अनुसार, लैंग्वेज के अनुसार। तो सबसे पहले दिल में हमें सच्चाई लानी पड़ेगी और दिल को अच्छा कर कर, इमोशनल कर कर, अपने हृदय से जो आवाज़ निकलती है, ये आवाज़ ही आपको तरक्की तक पहुंचाती है। तो अपनी लैंग्वेज को हमें सुधारना पड़ेगा। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन आपने शेयर मार्केट में बिल्कुल संयम से लैंग्वेज को अच्छा कर कर और सबकी भलाई को सोच कर कुछ भी ट्रेड लिया ना सर, ध्यान रखना आगे जाकर वो आपको प्रॉफिट देगा। छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और जो लोग इसे हृदय से अपनाएंगे, जो लोग इसको गहराई से समझेंगे कि पैसा देकर भी सब कुछ नहीं मिलता और बिन पैसे देकर भगवान सब कुछ दे देगा, उसके लिए हमें अच्छी चीज़ करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं टाटा स्टील की। क्या टाटा स्टील का शेयर जो हमें रंगीनता दिखा रहा है, क्या वो अपने Q3 के रिजल्ट के बाद गिरने की एक दिशा दिखा देगा? इसके बारे में चर्चा करेंगे। वेदांता हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, JSW हो गया, जितनी भी मेटल की कंपनियां हैं, क्या ये अपने Q3 में गिरावट करेंगी? ये उद्देश्य आज मैंने क्यों छेड़ दिया है? क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा एक प्रचार सा हुआ है, यानी कि किसी एक बड़े फर्म ब्लूमबर्ग ने एक अपने अनुमान और अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। सर ध्यान रखना, जब हम ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम आराम से बता देंगे भाई ये सामान यहाँ रखा है, अगर उस दुकान पर हम काम करते होंगे। इतनी सारी दवाइयाँ मेडिकल पर होती हैं, जो दवाई आप लेना चाहते हो मेडिकल वाला उठाकर तुरंत अपने अंदाज से उसी जगह जाएगा जहाँ से वो दवाई निकाल कर आपको देगा। वो किस लिए दे रहा? अनुमान के अनुसार दे रहा है। कार चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, जब तक हमें नहीं आती और जब आ जाती है तो एक हाथ से सब कुछ आप कर लोगे। वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हम वर्क करते जाएंगे, वो हमारे अंदर ढल जाएगा। तो इसके लिए भी एक एनालाइज होती है। और बड़े बड़े लोग जिस तरीके से होते हैं, चाहे वो आपको JP मॉर्गन हो, चाहे वो आपकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे वो आपका मोतीलाल ओसवाल हो, सब अपनी एनालाइज के थ्रू हमें एक दिशा निर्देश देते हैं। जितनी भी चीज़ें शेयर मार्केट में होंगी वो एनालाइज करने वाले व्यक्ति अपनी एक राय रखते हैं, जिस तरीके से रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 कंपनियां मेटल सेक्टर की, उनके जो आंकड़े आएंगे, उनका जो लाभ आएगा, उसके अंदर उनको गिरावट दिख रही है। ये ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया है। जितनी भी मांग में कमी आ रही है मेटल सेक्टर में, इसका उन्होंने एक अनुमान लगाया है। और जिस तरीके से जो भी चीज़ें, ये बड़े लोग होते हैं जगह जगह से एनालाइज कर लेते हैं, उतना हम वहाँ तक के डीपली जा नहीं पाएंगे, तो वो आंकड़े अलग होते हैं। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ब्लूमबर्ग ने टॉप 10 कंपनियों को छाटा है, जिसमें टाटा स्टील, JSW, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक जैसी प्रमुख कंपनियां हैं, जिनका शुद्ध लाभ सर 60.4% घटने का अनुमान लगाया गया है। टाटा स्टील जिस तरीके से तेजी के संकेत आपको 102 से 121 तक लेकर गया है, क्या ये अपने Q3 में गिरने के लिए ले गया है? इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि दो फर्म ने जिस तरीके से चाइना में जो व्यापार खुला है, उन्होंने कोविड की जो नीति को अच्छा किया है, उसकी वजह से टाटा स्टील एक बेहतर स्थिति में। क्या बाद में वहाँ पर कोविड आएगा तो टाटा स्टील वहाँ गलत स्थिति में हो जाएगा? तो ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन ब्लूमबर्ग ने कह दिया है कि टाटा स्टील का साल दर साल शुद्ध मुनाफा 80% तक घटने का उन्होंने अनुमान लगा लिया है। किसने लगा लिया? ब्लूमबर्ग ने लगा लिया। अपने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपना अनुमान लगा लिया है, वो भी टाटा स्टील में।
टाटा स्टील का शुद्ध लाभ 80% कम आ सकता है। उन्होंने ये चीज़ बताई है, ये एक अनुमान है, नहीं भी आ सकता, लेकिन मैंने कहा ना कि जो चीज़ ज़्यादा लोग करते हैं उसमें रम जाते हैं, फिर आंखें बंद करके ही उसके बारे में बता देते हैं। जिस तरीके से हम स्कूल में कुछ पढ़ने गए होंगे तो हमारा मास्टर ना मैं बिना देखे बता देगा इसका ना ये आंसर है जी, इसमें ये फार्मूला लगेगा जी। वो क्यों बताता है? क्योंकि उसने वो चीज़ें कर ली हैं, तो हम इसे नकार नहीं सकते क्योंकि उन्होंने टॉप 10 कंपनियों बताया। तो इसका मतलब यह है कि गिरावट तो आसार मेटल सेक्टर में आने वाले दिनों में Q3 में दिखेंगे रिजल्ट कम के अनुसार। तो इस एनालाइज को आपको भापना चाहिए। और टाटा स्टील को मैंने फिर कहा था कि ये आपका अभी का शेयर नहीं, आने वाले दिनों का है। किसी एक फर्म ने इसके टारगेट 95 रुपीज़ के भी दे रखे और मेरे हिसाब से भी 95 रुपीज़ के भी इसके टारगेट लगते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 95 आ जाए तो शेयर ख़त्म है जी। वो तो हाल ही के दिनों में ऐसी चीज़ें हो जाती है कि रिजल्ट तो एक बार ही आता है, फिर 3 महीने तो उसके अनुसार चला जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम बजट करते रहते हैं कि बजट आएगा जी रेलवे में ये हो जाएगा, बजट आएगा तो मेटल सेक्टर में ये हो जाएगा, बजट आएगा तो बैंकों में ये हो जाएगा, फर्टिलाइजर के शेयरों में ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, क्योंकि बजट में एक बजट दिया जाता है कि इसमें इतना पैसा खर्च होगा। बजट आने से पहले और बजट के बाद आपको तेजी के संकेत उन चीज़ों में दिख सकते हैं जिसमें बजट आता है, लेकिन आपको एक अनुमान ये लगा लेना चाहिए कि बजट आया और बता दिया कि रेलवे में ये परियोजना चलेगी, तो फिर उस रेलवे में वो परियोजना जब तक नहीं चलेगी तो आपको शेयर ऐसे टहलता हुआ दिखाई देगा। आपको बजट तो बहुत अच्छा आया था जी, इसका बजट के दिन तो तेजी कर दी, जो भाग गए लोग उन्होंने अपना देख लिया जो देखना था, लेकिन हमने उसको लगातार ही देख लिया कि लगातार ही बढ़ेगा। 1 महीने बाद 6 महीने बाद कुछ परियोजना रेलवे में निकली तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वो बजट में हमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हमें पल पल वो चीज़ें पॉजिटिव ही दिखें, क्योंकि बजट एक चीज़ बना दिया जाता है, फिर उसके बाद निर्माण होगा, उसमें ये होगा, वो धीरे धीरे होगा ना सारी चीज़ें। तो बजट को इस तरीके से मत ले कि आपकी किस्मत ही पलट देगा जी, बजट पलटेगा अगर जो इसमें तेज़ी के भाव न्यूज़ को देखकर अपने प्रॉफिट को देखेगा। तो टाटा स्टील का 80% का मुनाफा कम होने की उम्मीद ब्लूमबर्ग ने लगा ली है, और जिस तरीके से मांग में कमी आ रही है तो ये सारी रिपोर्ट जो है ब्लूमबर्ग ने दी, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं यस बैंक की, और यस बैंक की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था ना कि आसानी से कोई पैसा मार्केट में कमाने हमें नहीं देगा। ध्यान रखना सर कि जब भी यस बैंक का रिजल्ट आता है तो अगले दिन ये कभी भी तेजी नहीं दिखाई दिया, चाहे इसने 152 करोड़ का प्रॉफिट किया हो, चाहे इसने 266 करोड़ का प्रॉफिट दिया हो, कभी भी इसने रिजल्ट के बाद आपको तेजी के संकेत नहीं दिखाएंगे इतने ज़्यादा कि लगातार आपको अपर सर्किट मारते हुए दिखाई दिया है। और अब तो इसका 80% इसने साल दर साल अपना मुनाफा कम कर लिया है, यानी कि यस बैंक ने अपना जो पिछले साल 266 करोड़ रुपए का सेम तिमाही में अपना प्रॉफिट प्रस्तुत किया था, तो इस बार 80% ये घट गया और करीब 52 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया है। Q2 में इन्होंने 152 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट किया है, जो करीब घटकर 66% घटकर अब 52% रह गया है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये देखी जाएगी कि खर्चे तो होंगे सर, इंटरेस्ट इनकम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी और सेल भी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है। तो ध्यान रखना सर कि जितनी भी चीज़ें यस बैंक में हो रही है मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि जब भी यस बैंक का रिजल्ट निकल कर आया है तो वहाँ पर ये कहा गया था पिछले बार की प्रोविज़न कम किया गया है तो प्रॉफिट आ गया, ये देखने को मिला है। मैंने आपको बताया था कि प्रोविज़न के लिए जो पैसा ज़्यादा बैंक कोई रखता है तो वो आगे जाकर देखता है कि कुछ बैंक में प्रॉब्लम ना हो। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन काफ़ी लोगों को चीज़ अच्छी नहीं लगती, प्रोविज़न कम होना चाहिए। देखो सर, प्रोविज़न एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले दिनों में हमें बताती है कि बरसात आई तो छतरी हमारे पास है, मकान में कुछ टूट फूट गया तो उसको सही करने का पैसा हमारे पास है। तो ये इंतजाम गिरता हुआ दिखाई दिया है, तो उसमें साफ साफ किया गया है कि प्रोविज़न बढ़ने से यस बैंक का 79% जो है प्रॉफिट घट गया, यानी कि इस बार प्रोविज़न इन्होंने 845 करोड़ रुपए का कराया है। तो यहाँ पर साफ साफ है जी कितना ज़्यादा बढ़ा दिया प्रोविज़न। तो लोगों को अब यहाँ पर ना 52 करोड़ दिख रहा होगा कि 52 करोड़ प्रॉफिट आया, और ये नहीं पता लगा कि 845 करोड़ इन्होंने उठाकर एक जगह रख दिए, जो आने वाले दिनों में यस बैंक को किसी भी प्रॉब्लम से झेलने के लिए मजबूत कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट जो है
मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ पैसा उठाकर साइड में रखा है। वो प्रोविज़न होता है जो आने वाली समस्याओं को झेलने के लिए कुछ पैसा है। तो मैंने तो आपको पहले कहा था कि जल्दी से ये बैंक आपको, बहुत जल्दी से ये बैंक आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, क्योंकि लॉकिंग पीरियड की समस्या भी इस बैंक के साथ चल रही है। लोग ना सिर्फ ये देखेंगे भाई 266 करोड़ ना पिछले साल था तो अब 52 करोड़ हो गया, इससे पहले 152 करोड़ प्रॉफिट था जी अब 52 करोड़ हो गया, तो लोग इसमें उलझेंगे। प्रोविजन इन्होंने ज़्यादा किया इस आपको समझकर मेरे हिसाब से पॉजिटिव। लेकिन यस बैंक की जो समस्या है ना बढ़ती जा रही है। इससे पहले मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड और यस बैंक की खातों की जो निवेशों की एक जांच होगी, जो अनिल अंबानी के टाइम की एक बात प्रक्रिया है 2016 से 2019 में, तो वहां पर भी एक गिरावट का सिलसिला यस बैंक ने आपको दिखाया है। एक न्यूज़ जो इसके अंदर निगेटिव निकल कर आ रही है वो है सर 81 बॉन्ड। इसमें क्या होना था सर, कोई भी बैंक होता है सर उसके अंदर ना निवेशक ना अपना पैसा डालते हैं बॉन्ड के माध्यम से, और बैंकों ने कहा था कि ये पैसा आपका सेफ है। तो जब ये बैंक डूबा था 2020 में तो आरबीआई ने करीब 8400 करोड़ रुपए को 81 बॉन्ड थे उसको जीरो कर दिया था, ये कहते हुए कि बैंक तो डूब गया, तो अब इसके अंदर ये पैसा जीरो है। तो ये एक देनदारी जो यस बैंक की खत्म होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इसके अंदर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इसको फिर से चालू कर दिया। ये गलत फैसला ठहराया गया है कि ये बॉन्ड को ख़त्म नहीं करना था। तो सीधे सीधे 8400 करोड़ रुपए की देनदारी खड़ी हो गई है। किसके ऊपर खड़ी हो गई है? यस बैंक के ऊपर खड़ी हो गई है, क्योंकि आरबीआई ने 8400 करोड़ रुपए देने से मना करने के बाद कहा था कि जीरो होगी क्योंकि बैंक डूब गया है, लेकिन देनदारी को ठहरा दिया है और करीब 6 हफ्तों का टाइम दिया है इसके ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। लेकिन एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है कि इस फैसले के खिलाफ यस बैंक अपील करेगा, यानी कि इसके उपलक्ष्य में उस पर अपील करेगा। कौन करेगा? यस बैंक करेगा। भाई हम ठीक थे पहले, तो ये मसला भी इसके साथ साथ चलता जा रहा है। एक बैंक जो पहले इतनी मजबूरी से टूटा पड़ा है और उसके बाद फिर ये 81 बॉन्ड जो निकल कर आया है, ये ज़्यादा निगेटिव असर इस बैंक में डाल रहा है, बल्कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है ना ये पॉजिटिव असर डाल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोविजन को ज़्यादा रखा है। देखो सर, सबकी अपनी अपनी देखने की बैलेंस शीट को प्रक्रिया होती है, कोई किसी तरीके से भी बैंक को देख सकता है। अगर ये वाली वर्डिंग ना आती कि प्रोविजन ज़्यादा करने की वजह से 80% का प्रॉफिट कम हो गया है, तो ध्यान रखना फिर निगेटिव था। ये साफ साफ कह दिया गया प्रोविजन ज़्यादा रखा है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आगे जाकर यस बैंक में हमें उजाले देखने को फिर से मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा निगेटिव 2 न्यूज़ चल रही है, एक तो निप्पॉन म्यूचुअल फंड वाली और एक 81 बॉन्ड वाली, जिसके अंदर देनदारी 84 करोड़ रुपये अचानक से आई है। तो ये निगेटिव असर यस बैंक में डाल रही है। तो सारी सिचुएशन को हमें जान लेना चाहिए। इतनी आसानी से कोई भी पैसा हमें किसी भी शेयर से कमाने का मौका किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। सिर्फ अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ही हमें पैसे को खींचना पड़ेगा, क्योंकि चलती हुई मार्केट में कोई यहाँ पर हार रहा है, कोई यहाँ पर जीत रहा है, कोई प्रॉफिट निकाल रहा है, कोई प्रॉफिट गंवा रहा है। मार्केट चल रही है, किसी को भी प्रॉफिट लेने या लॉस लेने से इस मार्केट में किसी ने भी नहीं रोका। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, पर सिचुएशन को जान लेना चाहिए। जब तक कि आप सिचुएशन को नहीं जानते कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो मेटल सेक्टर में Q3 में जिस तरीके से ब्लूमबर्ग ने कह दिया कि % तक का प्रॉफिट कम हो सकता है, और शुद्ध लाभ जो सीधे सीधे कह दिया कि टाटा स्टील का 80% का शुद्ध लाभ कम हो सकता है, तो ये एक निगेटिव न्यूज़ है जो आते हुए शेयरों में आपको गिरावट देखने को दिखा सकती है। और यस बैंक को पॉजिटिव समझकर चलो सर, क्योंकि ये अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने को ज़्यादा आगे के लिए संभाल रहा है और ज़्यादा प्रोविजन इसने रख लिया है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए